सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। नई जमी है, नया आसमां बनाएंगे। आज की कहानी एक ऐसे समाजवादी नेता की है जिसने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर पिछले लगभग 5 दशक के करीब समाजवादी पार्टी के नजरिए से उत्तर प्रदेश के सबसे मजबूत जिले आजमगढ़, जिसे सपा का गढ़ भी कहा जाता है, उसे अपने मजबूत कंधों पर ढोने का काम किया। एक ऐसा नेतृत्व तैयार किया जिसने न कभी नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को निराश किया और न ही कभी अखिलेश यादव की उम्मीदों और आकांक्षाओं को कमजोर पड़ने दिया। उस नेता का नाम है हवलदार यादव। एक ऐसा नेता जिसके लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की शिक्षा और राम मनोहर लोहिया का समाजवाद, नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के आदर्श और उनके विचार, अखिलेश यादव की युवा सोच और पीडीए फार्मूला ही इस देश और प्रदेश की आखिरी उम्मीद है। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले हवलदार यादव जब मात्र 2.5 साल के थे, तभी उनके पिता रामचंद्र यादव का निधन हो गया। वो बताते हैं कि उस छोटे से समय से ही जीवन ने मुझे और मेरे परिवार को संघर्ष की राह दिखाई, पर मेरे चाचा लोगों ने मिलकर मुझे पढ़ाने का काम किया और तभी मेरे दिल के अंदर राजनीति की छोटी छोटी चिंगारियां भी जलने लगी थीं। जिंदगी की जद्दोजहद के बीच हवलदार यादव 1978 में कोयलसा डिग्री कॉलेज में पहली बार यूनियन चुनाव में हिस्सा लेते हैं। वो बताते हैं कि उस यूनियन के चुनाव को बेहतर ढंग से संपन्न कराने में हम लोगों का बड़ा योगदान रहा और मुझे महामंत्री चुना गया। उस वक्त 7 लोगों की जमानतें जब्त हो गई थी, पर उस कठिनाई ने मेरे अंदर राजनीति करने का जज्बा और मजबूत कर दिया। छात्र जीवन के दौरान ही हवलदार यादव को उनके प्रिय शिक्षक नागेश्वर तिवारी ने उन्हें महापंडित राहुल सांकृत्यायन की मशहूर रचना भागो नहीं दुनिया को बदलो नामक पुस्तक भेंट किया। इस किताब ने हवलदार यादव को एक नई दिशा दे दी। हवलदार यादव बताते हैं कि जब चुनाव होते थे तो उनके गांव में बड़े नेता भी आते थे। चंजीत यादव, मार्कंडे सिंह, भगवती यादव ऐसे नेता होते थे जो हमें प्रेरित करते थे। धीरे धीरे युवा हवलदार में राजनीति के प्रति जुनून पनपा और 1978 के बाद वो लखनऊ में जाकर एलएलबी की पढ़ाई करते हैं। वो बताते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ मैं राजनीति में भी सक्रिय था और जब 1980 में बलराम यादव का पहला चुनाव हुआ तो हम जनता के बीच गए, जमकर प्रचार किया, गिनती कक्ष में मौजूद रहे और संगठन का काम दिन रात करते रहे। मैं हवलदार यादव, पुत्र स्मृत शेष रामचंद्र यादव, ग्राम तोनारी, पोस्ट महाराजगंज, जनपद आजमगढ़ का निवासी हूँ और मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं 2.5 साल का था तो मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी, लेकिन मेरे परिवार के लोगों ने, चाचा लोग थे और भाइयों ने मिल कर के मुझे पढ़ाने का काम किया और मैं कोयलसा डिग्री कॉलेज में 1978 में पहली बार वहाँ यूनियन का चुनाव हुआ था और उस यूनियन का चुनाव कराने में हम लोगों का बड़ा योगदान था और उसमें हम महामंत्री चुने गए थे। बाकी 7 लोगों की जमानतें जब्त हो गई थी। तभी से मेरे अंदर राजनीति करने का जज्बा उठा था और उसके पूर्व भी हम लोगों के घर पे चुनाव के समय बड़े बड़े नेता आते थे। जैसे उसमें चंद्रजीत यादव जी थे, मार्कंडे सिंह थे, भगवती यादव चुनाव लड़े वो थे। तो उस दौरान में हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों के मन में राजनीति के प्रति उत्साह जागृत हुआ था और वह आते आते 78 में मैं कोयलसा डिग्री कॉलेज से यूनियन का पदाधिकारी चुन लिया गया। उसके बाद मैं लखनऊ विश्वविद्यालय जाकर के एलएलबी किया और एलएलबी करते रहते हुए भी
मैं राजनीति में सक्रिय रहा। 80 में बलराम जी पहला चुनाव लड़े थे और हम लोग चुनाव प्रचार में भी थे, उनकी काउंटिंग में भी थे, और इसके बाद राजनीति में हम लोग दिन रात लग करके संगठन का काम करते थे। राजनीतिक चश्मे से हवलदार यादव जब कल और आज का दौर देखते हैं तो वो कहते हैं कि वह दौर और आज का दौर जमीन से आसमान जैसा अंतर है। तब जब किसी कार्यक्रम में लोग आते थे तो हम गांव से टाट पट्टी मंगाते थे और बैठने की व्यवस्था करते थे। 10, 20, 50 लोग मिलकर उस वक्त राजनीति की बातें किया करते थे। मेहनत और ईमानदारी का हमें फल मिलता है। 1985 में बलराम यादव को विधायक बनवाने में हमारी टीम ने अहम भूमिका निभाई। वो कहते हैं कि राजनीति के साथ साथ मैंने वकालत भी करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि परिवार ने भी कहा कि पेशा भी जारी रखा जाए। वकालत के जरिए भी जनता की सेवा करने का अवसर मिला और लोगों का स्नेह भी मिला। कि आज के दौर में और तब के दौर में ज़मीन आसमान का अंतर है। तब हम लोग राजनीति में जब जहाँ कार्यक्रम होते थे तो टाट पट्टी भी बिछाने का काम करते थे। गांव से मंगा कर गिजाजिम होता था, टाट पट्टी होती थी, बिछाते थे और उसमें 10, 20, 50 लोग आते थे। बैठ करके राजनीति की चर्चाएं हुआ करती थी। धीरे धीरे राजनीति का दायरा बढ़ता गया और हम लोग संगठन के माध्यम से 1985 में बलराम यादव चुनाव लड़े, उनको हम लोगों ने विधायक बनाने का काम किया और मैं लगातार राजनीति में सक्रिय रहा। लेकिन मैं 84-85 से वकालत पेशे में भी आना शुरू किया, क्योंकि मैं वकालत कर लिया था तो परिवार के लोगों ने कहा कि अपना वकालत पेशा भी जारी रखिए, बाकी राजनीति तो करते रहिए। तो मुझे उन लोगों की सलाह अच्छी लगी और मैं वकालत पेशे में आ करके जनसेवा का काम बराबर करते रहा और उसका परिणाम ये रहा कि जनता का स्नेह मिला, कार्यकर्ताओं का स्नेह बराबर मिलता रहा। हवलदार यादव बताते हैं कि 2005 में पार्टी के वरिष्ठों की सलाह और बलराम यादव के प्रयास से उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट मिला। फिर राष्ट्रीय नेतृत्व व मार्गदर्शन में उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया गया और इस पद पर रहते हुए गांव-गांव जाना, विकास योजनाओं को अमल में लाना और जनता के बीच से सीधे जुड़ना उनकी पहली प्राथमिकता रही। हवलदार यादव कहते हैं कि 2010 में अध्यक्ष की सीट महिला सीट बनने पर मैंने अपने बड़े भाई की बहू मीरा यादव को कंधरापुर से उम्मीदवार बनाया और जीत हमारे नाम रही। राजनीति में विश्वास का बड़ा महत्व होता है, पर एक व्यक्ति की गद्दारी की वजह से उन्होंने 2010 में एक चुनाव गंवा दिया। फिर अविश्वास प्रस्ताव और संगठन के प्रति सहमति से हवलदार यादव को दोबारा जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का मौका मिला। हवलदार यादव को 2012 के बाद उन्हें आजमगढ़ जिले का जिला अध्यक्ष भी बनाया गया। उन्होंने अपनी टीम के साथ गांव-गांव जाकर संगठन को मजबूत किया। इस दौरान 2014 के चुनाव में कई संकट आए, पर संयम और संगठन ने जीत दिलवाई। उनके नेतृत्व में ही 2017 विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ ने बेहतर प्रदर्शन दिखाया और समाजवादी पार्टी कई सीटें जीतने में कामयाब रही। 2019 लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के तहत दोनों सीटें हासिल हुई। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में भी संगठन ने कड़ी मेहनत की, जिसका परिणाम ये रहा कि यहां की 10 की 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराया। 2005 में सभी नेताओं ने कहा कि हवलदार जी बड़ी मेहनत करते हैं, इनको भी किसी पद पर होना चाहिए, और सबके राय मशवरे से बलराम यादव जी के प्रयास से उस समय मुझे जिला पंचायत लड़ने का अवसर मिला और फिर इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर मेरी उम्मीदवारी राष्ट्रीय नेता, हम सबके मार्गदर्शक धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने मुझे उम्मीदवार बनाया और इसके बाद उस चुनाव में मैं चुनाव जीता। तब से लगातार
मैं काम करता रहा। विकास की योजनाओं को लेकर के गांव में भी जाने का अवसर मिला, पूरे जनपद में घूमने का अवसर मिला। और 2010 में जब दोबारा चुनाव हुआ जिला पंचायत का, तो जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट महिला सीट हो गई। अब उसमें लोगों ने कहा कि चुनाव आपको ही लड़ना है, आपके परिवार को ही चुनाव लड़ना है, आप ही चुनाव जीत सकते हैं, दूसरा कोई नहीं लड़ पाएगा। तो अपने बड़े नेताओं की सलाह से मैंने अपने बड़े भाई की बहू मीरा यादव को कंधरापुर से प्रत्याशी बनाया और वह चुनाव हम लोग जीते। और फिर इसके बाद 2010 के चुनाव में जो अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, उसमें मैं चुनाव जीत रहा था, लेकिन एक व्यक्ति का नाम मैं नहीं लेना मुनासिब नहीं समझता। उसके गद्दारी की वजह से मेरा विश्वास उसने लिया और विश्वास पे उसने गद्दारी किया, जिसके कारण मैं चुनाव हार गया था। पुनः 12 में हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए और पुनः मुझे निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष हमारी पुत्रवधू मीरा को बनाने का फैसला सदस्यों ने किया था। फिर इसके बाद 15 तक ये कार्यकाल था और 12 में ये असेंबली के चुनाव होने थे। उसमें अखिलेश यादव पार्टी के अध्यक्ष थे। अखिलेश यादव को हटाना था क्योंकि उनको मुबारकपुर से चुनाव टिकट मिल गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय था कि जो लड़ेगा वो अध्यक्ष नहीं रह पाएगा, तो उन्होंने उनको हटाया और सबकी सहमति से मुझे पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया। तब से लेकर के मैं लगातार मेहनत करता रहा, गांव-गांव गया, संगठन को मजबूत बनाया। और फिर इसके बाद 2015 के जिला पंचायत के चुनाव में कई संकट आए, लेकिन उस संकट को पार करते हुए पुनः मैं मीरा यादव को अध्यक्ष बनाने में कामयाब रहा। संगठन का काम मैं उत्तरोत्तर देखता रहा, बराबर लोगों के बीच में रहा। 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें पूरे प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी के कई जिलों में खाते नहीं खुले, वहां आजमगढ़ में 5 सीटें जिताने में और 3 सीटें बहुत मामूली वोटों से हमारी हारी। उसमें 550 वोट से मुबारकपुर, 3200 वोट से सगड़ी, 2600 वोट से दीदारगंज की सीट हमारे। 2 जगहों पर हम तीसरे नंबर पर रहे, फूलपुर और लालगंज में। इस बात को मैंने राष्ट्रीय नेतृत्व को बता दिया था। और लेकिन जिस तरह का माहौल था, उस माहौल में 5 सीटें हासिल करना पार्टी के लिए सुखद था और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसके लिए हमको बधाई दिया था। मैं पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर के दिन रात काम करता रहा। 2019 में जो चुनाव पार्लियामेंट का हुआ, उसमें सपा बसपा का गठबंधन हुआ था और 19 में हम लोग दोनों सीटें, यहाँ पर माननीय अखिलेश यादव हमारे कैंडिडेट थे और वहाँ पर बसपा की वो आज़ाद, क्या नाम उनका है, वो का कैंडिडेट रहीं। दोनों सीटें हम लोग 19 में जीते और 19 के चुनाव की प्रमुख जिम्मेदारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मेरे ऊपर दिया था। कौन कैसे क्या बनेगा, कैसे काम होगा, उस सारे कामों का निर्वहन हम लोगों ने बैठ करके, पार्टी के लोगों ने बैठ करके उसको बना करके दोनों सीटें जिताने का हम लोगों ने काम किया। और बराबर हम लोग आजमगढ़ में रणनीति बना करके, संगठन को मजबूत बना करके हम लोग काम करते रहे। फिर 2022 के चुनाव में
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा 10 की 10 सीटें जीतना ज़रूरी है, तो हम लोगों ने मिल करके जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट दे दिया वो सभी साथियों को जिताने का काम हम लोगों ने किया, संगठन ने किया और आजमगढ़ की जनता ने किया। तो राजनीति में हमने बराबर शुचिता, ईमानदारी, निष्ठा से काम किया। हवलदार यादव कहते हैं कि उनके जीवन राजनीति में जो सबसे बड़ी छाप रही वह था मुलायम सिंह यादव का प्रभाव। नेताजी का व्यक्तित्व और कृतित्व शब्दों में बात पाना मुश्किल है। नेताजी ने न केवल राजनीति का पाठ पढ़ाया बल्कि उन्होंने उस विचार को जिया जो गरीब, मेहनतकशों और किसानों के कल्याण पर टिका था। मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए कई योजनाएं लागू की जिनका प्रभाव आज भी महसूस होता है। खासकर लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने वाली योजनाएं जैसे कन्या विद्याधन, जो उन वर्षों में इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम था। इस योजना के तहत निर्धन परिवारों की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी गई। हवलदार यादव बताते हैं कि नेताजी ने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं और पिछड़ों को भागीदारी दिलाने के लिए आरक्षण और व्यवस्थाएं लागू करवाई। इसी का नतीजा था कि 1995 के बाद पंचायतों में 33% आरक्षण महिलाओं की भागीदारी ने ग्रामीण राजनीति की तस्वीर ही बदल दी। इसने गांव-गांव के गरीब परिवारों की महिलाओं को सत्ता और निर्णय लेने के केंद्र में ला दिया। देखिए, नेताजी महान नेता थे। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता और उनका कार्यकाल जो था उसमें उन्होंने गरीबों, मजलूमों, किसानों, मजदूरों के लिए तमाम योजनाएं लागू किया। आपको याद होगा कि इस देश में कन्या विद्याधन पहली बार किसी सरकार ने लागू किया तो वह मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने किया और उसका कारण था कि उन्होंने कानपुर में 2 बेटियां, ब्राह्मण परिवार की बेटियां, इस नाते आत्महत्या कर ली कि उनके पिता शादी के लिए जाते थे और पैसे के अभाव में शादियां तय नहीं होती थी। उन बच्चियों ने कहा कि ना हम लोग रहेंगे, ना हमारे पिता को इतना भागना दौड़ना पड़ेगा या उनको यह दुख सहन करना पड़ेगा। उन दोनों लड़कियों ने आत्महत्या कर लिया। नेताजी उस मौके पर कानपुर गए थे और पूरी कहानी सुन करके जब आए थे तो उन्होंने कहा कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं सबसे पहले बेटियों को पढ़ा करके नौकरी दिलाने का काम मैं योजना चलाऊंगा। उन्होंने कन्या विद्याधन योजना चलाया और उसका परिणाम ये रहा कि स्कूलों में लड़कियों की तादाद बढ़ी। लड़कियों को साइकिल दे करके उनको शिक्षा में आगे बढ़ने का अवसर दिए। हवलदार यादव बताते हैं कि रक्षा मंत्री के तौर पर भी मुलायम सिंह यादव जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। सैनिकों के शहीद होने पर उनके परिजनों को सम्मान और उनकी देह को घर पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की। उस फैसले ने जख्मों पर मरहम लगाया और परिवारों को अंतिम दर्शन करने का अधिकार दिया। यह फैसला सिर्फ संवेदनशीलता नहीं बल्कि देश के वीरों के प्रति सम्मान का प्रतीक था। नेताजी का दर्शन सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन और पंचायती राज के माध्यम से शक्ति का विकेंद्रीकरण था। उन्होंने ये सिखाया, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। हवलदार यादव याद करते हैं उनके व्यवहार को और कहते हैं कि जब वो साधारण जनता की तरह मिलते थे और अगर किसी ने फोन कर दिया तो सीधा टेलीफोन उठाकर बात करते थे। वो यादें आज भी मेरे दिल में जिंदा हैं। उन्होंने मेहनत, ईमानदारी और संगठन के महत्व का पाठ पढ़ाया और यही पाठ मैंने अपने राजनीतिक जीवन में अपनाया। मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए किसानों के हित में गांव के विकास, बेटियों की पढ़ाई के लिए विशेष योजनाएं चलाई। इन्हीं कारणों से जनता ने उन पर भरोसा किया। उन्होंने किसानों को खाद, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया। किसानों के लिए पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और ऐसे अनेक सामाजिक सुरक्षा के कदम उठाए गए जो सीधे गरीबों की जिंदगी में असर डालते थे। उनके कार्यकाल में कई बार यह प्राथमिकता रही कि गांव का विकास ही राज्य का विकास है।
और पंचायती राज के जरिए ग्रामीण स्तर पर निर्णय लेने का अधिकार भी बढ़ाया गया। हवलदार यादव बताते हैं कि नेताजी का आजमगढ़ के प्रति जो नजरिया रहा वह इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है। यह भाव सिर्फ कथन में नहीं था, ये वादे और काम में भी दिखा। आजमगढ़ में पीजीआई, महिला अस्पताल, कृषि विश्वविद्यालय, चीनी मिल की मरम्मत, वेटनरी अस्पताल, आजमगढ़ को मंडल मुख्यालय यानी कि कमिश्नरेट बनाया। उनका यह तर्क था कि जिला को मजबूत करके ही उसके लोगों की स्थिति को बदला जा सकता था। नेताजी ने जमीनी योजनाएं लाकर गांव शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की कोशिश की और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव आजमगढ़ की जनता ने महसूस किया। जब उनको देश की राजनीति में काम करने का अवसर मिला और वह देश के रक्षा मंत्री बने, उस समय देश में जो हमारे सैनिक गांव गरीब के परिवारों के बेटे सीमाओं पर लगे रहते थे, देश की रक्षा करते थे, उनकी मृत्यु के बाद उनकी टोपी आती थी, लेकिन उनकी शरीर नहीं आती थी। उनके परिवार के लोग रो रो करके यही बयान करते थे कि हम अपने पति का, अपने बेटे का आखिरी दीदार भी नहीं कर पाए। नेताजी ने इस पीड़ा को समझा और उन्होंने रक्षा विभाग में एक ऐतिहासिक काम किया कि कोई भी सैनिक अगर शहीद होगा तो उसकी डेड बॉडी राजकीय सम्मान के साथ घर पे जाएगी और उसका दाह संस्कार भी होगा और उसके परिवार के लोगों को 20 लाख रुपया, उसके मृतक आश्रितों को अन्य सभी जगहों पर विशेष सुविधाएं देने का काम होगा। उन्होंने तमाम योजनाएं चलाया, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े बड़े योगदान दिए। और उसके अलावा नेताजी ने ये स्कीम, बड़ी स्कीम ये चलाया कि किस तरह से हमारे गांव के लोग पंचायती राज व्यवस्था का जो स्वरूप था, उस महात्मा गांधी का जो सपना था, जो हमारे शहीदों का सपना था कि हमारा राज होगा, हमारे गांव गरीब के लोग भी सत्ता में भागीदार होंगे, उन्होंने सबसे पहले आरक्षण लागू किया था। देखिए, नेताजी राजनीतिक रूप से आजमगढ़ को अपना जिला मानते थे। मूल जो उन्होंने कहा, जब अब चुनाव होते थे तो विपरीत परिस्थितियों में भी आजमगढ़ में सबसे पहले जब कोई पार्टी का अपना संगठन होता था या चुनाव की घोषणा होती थी तो उसकी शुरुआत वो आजमगढ़ से करते थे। आजमगढ़ की जनता पर उनको पूरा भरोसा रहता था और यहाँ जब आते थे तो जनता उनका बड़ी संख्या में स्वागत भी करती थी, सम्मान भी देती थी और उनके द्वारा दिए गए कैंडिडेट को जिताने का भी काम करती थी। इस परिप्रेक्ष्य में नेताजी ने कहा था कि इटावा अगर हमारा दिल है तो आजमगढ़ हमारी धड़कन है। और उस धड़कन के आधार पर नेताजी को जब मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला था तो आजमगढ़ में तमाम योजनाएं, आज आप पीजीआई को देख लीजिए, जो अस्पताल बना, आप उन्हीं की प्रेरणा से महिला अस्पताल यहाँ पर शहर में बना, उन्हीं की प्रेरणा से कृषि विश्वविद्यालय बना, उनकी प्रेरणा से जनपद में तमाम योजनाएं लाने का काम शुरू हुआ था। ये चीनी मिल जो एकमात्र किसानों के कैश क्रॉप थी, उसको लाने का काम, उसको फिर ठीक कराने का काम नेताजी ने इस आजमगढ़ की जनता के हित में किया था। तमाम जो वेटरनरी हॉस्पिटल भी लाए, वेटरनरी हॉस्पिटल की ज़मीन न मिलने के कारण जब हमारी सरकार चली गई 2017 में तो जोगी जी वह पैसा अपने जनपद को उठा ले गए। आपका जो ये बस स्टेशन बना, मैं समझता हूँ एशिया का नंबर 1 का बस स्टेशन ये माना जाता है।
जितनी सुविधा इसमें है बहुत कम सब स्टेशन में है, बस स्टेशन में मिलेगी। रेलवे लाइन का जो आज विस्तार देख रहे हैं, वो बोर्ड आप जाके देखिएगा रेलवे स्टेशन पे, बड़ी रेल लाइन लाने का काम नेताजी ने किया। उन्होंने आजमगढ़ सोचते थे कि आजमगढ़ को हम क्या कर दें। आजमगढ़ जो कमिश्नरी बनी उसके पीछे भी बड़ी कहानी। नेताजी जब कमिश्नरी बनाने का संकल्प लिए, उन्होंने कहा कि आजमगढ़ मेरा धड़कन है, तो मैं आजमगढ़ को वह सौगात देने जा रहा हूँ जो सौगात कभी आजमगढ़ को नहीं मिली थी। कमिश्नरी बनाने का जब उन्होंने संकल्प लिया तो मऊ के एक बहुत बड़े नेता, कांग्रेस के नेता कल्पनाथ राय हुआ करते थे, वो चाहते थे कि आजमगढ़, मऊ, बलिया, मऊ मध्य में पड़ता, मऊ को कमिश्नरी का दर्जा मिले। लेकिन नेताजी ने नहीं, कहा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से आजमगढ़ बड़ा ज़िला है और बड़ी सोच का ज़िला है। यहाँ समाजवादी, सोशलिस्ट विचारधारा और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों का प्रभुत्व है। यहाँ लोग मानते हैं, इस कारण आजमगढ़ ही ये कमिश्नरी बनेगा। और उन्होंने मीटिंग किया, कोई जानता नहीं था, बड़ी रैली में उन्होंने कमिश्नर को ले आकर के खड़ा कर दिया और कहा कि आज से आजमगढ़ कमिश्नरी रहेगी। तो बहुत बड़े बड़े काम नेताजी ने आजमगढ़ के लिए किया और आजमगढ़ को बहुत सम्मान देते थे। हवलदार यादव कहते हैं कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ में और बाद में राजनीति के शालीन पुरुष अखिलेश यादव के साथ भी काम करने का मौका मिला। ये वो दौर था जब उत्तर प्रदेश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। 2012 में सपा ने प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी की थी और नेताजी ने प्रदेश की बागडोर अखिलेश यादव के युवा कंधों पर डाल दी थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकास की नई गौरव गाथा लिखी गई, जिसकी चमक आज भी ऐसी है कि वर्तमान सत्ता का कोई भी काम अखिलेश यादव की सरकार में कराए गए किसी काम के आसपास भी नजर नहीं आता। उस वक्त अखिलेश यादव की क्रांतिकारी योजनाओं ने प्रदेश के युवाओं को खासा प्रभावित किया और उन्हें इसका लाभ भी मिला। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए विकास का ऐसा खाका तैयार किया कि आज तक कोई वैसा नहीं कर पाया। उन्होंने भारत का सबसे लंबा और सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया, जो रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ। साथ ही इसकी खूबी ये थी कि इस पर फाइटर जेट्स उतारकर देश और प्रदेश की सुरक्षा को नया आयाम दिया। साथ ही यातायात की गति में वृद्धि, व्यापारिक गतिविधियों में सुधार और दुर्घटनाओं में कमी इस बेजोड़ काम से हासिल हुआ। वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर लखनऊ की सड़क पर भीड़ और जाम की समस्याओं को देखते हुए उन समस्याओं से निजात दिलाते हुए मेट्रो रेल परियोजना के माध्यम से लखनऊ को मेट्रो की सौगात दी। इसका फायदा ये हुआ कि शहरी यातायात में सुधार हुआ, प्रदूषण में कमी हुई और रोजगार के नए अवसरों का सृजन भी हुआ। अखिलेश यादव की सरकार में युवा छात्र छात्राओं के लिए ऐसा क्रांतिकारी कदम भी उठाया गया जिससे प्रदेश के वो गरीब और जरूरतमंद छात्र जिनके लिए लैपटॉप एक सपना हुआ करता था, उनके हाथों में लैपटॉप थमाकर एक तरफ जहां उनका सपना पूरा किया गया तो दूसरी तरफ उनके मन से लैपटॉप का हवा निकाल दिया। इसका फायदा यह हुआ कि डिजिटल साक्षरता में वृद्धि हुई, छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा में सहूलियत मिली और तकनीकी कौशल में भी जबरदस्त सुधार हुए। अखिलेश यादव ने लखनऊ में पुलिस हेडक्वार्टर भी बनाया, जिसके बारे में कहा जाता है कि पूरे एशिया में कोई ऐसा पुलिस मुख्यालय दूसरी जगह नहीं है। इसके साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से डायल 100 आपातकालीन सेवा और महिला पावर लाइन 1090 से आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रक्रिया होती थी। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा में व्यापक सुधार भी किए गए। इसके साथ ही 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई, जिससे दुर्घटनाओं और बीमारियों के मामले में त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में क्रांतिकारी पहल साबित हुई। इसके साथ ही किसान बाजार योजना की शुरुआत की गई, जिससे किसानों के लिए खुले बाजारों की स्थापना करने में मदद मिली, जहां किसान अपनी उपज बेच सकते थे। इससे मध्यस्थों यानी कि बिचौलियों की कमी और बेहतर मूल्य प्राप्ति के नए रास्ते खुले और किसानों की आय में वृद्धि भी हुई।
इसके साथ ही किसान और सर्वहित बीमा योजना, लोहिया आवास योजना और पेंशन योजना, कन्या विद्याधन योजना, कक्षा 12वीं के उत्तीर्ण लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं जैसे जनेश्वर मिश्र पार्क, एकाना क्रिकेट स्टेडियम और IT सिटी जैसी परियोजनाओं की शुरुआत की। इससे प्रदेश की सूरत और सीरत दोनों बदल गई। 2012 में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने का जनादेश जनता ने समाजवादी पार्टी को दिया। नेताजी के प्रयास से या कहिए मोहम्मद आजम खान साहब जैसे लोग चाहते थे कि अखिलेश यादव यंग हैं, इन्होंने इस 2012 के पहले जो जनता के बीच में जा कर के संघर्ष किया और इस चुनाव में रथ लेकर के जो घूम घूम करके जन जागरण का काम किया, तो सबकी सोच थी कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो इन परिस्थितियों में लोगों ने अखिलेश यादव को नेता मान करके नेताजी से कहा कि इनको आप मुख्यमंत्री बनाइए। तो नेताजी जब अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री की घोषणा हुई तो सभी लोगों, खासकर नौजवानों में भारी उत्साह था और हम लोगों को भी मिलने का अवसर मिला। अखिलेश यादव ने विकास के तमाम काम किए। उनका लक्ष्य था कि हम विकास के माध्यम से जनता का विश्वास जीतेंगे। उनका विश्वास जाति, धर्म, मजहब के पछड़े में नहीं था। वह बाहर शिक्षा अर्जित किए थे। उनका एक ही मकसद था कि हम विकास करेंगे, जनता हमको सपोर्ट करेगी और उस आधार पर उन्होंने तमाम योजनाएं लागू किया। आप जैसा एक्सप्रेसवे, मेट्रो का, आपका लैपटॉप की योजना और फिर इसके बाद अन्य योजनाएं तमाम ऐसी जो नहरों का पानी, ट्यूबवेल का पानी मुफ्त देने का, किसानों को खाद सही रेट पर देने का, समय पर देने का, आपका जो अन्य विकास इंफ्रास्ट्रक्चर, विद्युत क्षेत्र में उन्होंने विद्युत उत्पादन में बहुत से काम किए। चिकित्सा के क्षेत्र में मुफ्त दवा का उन्होंने अस्पतालों में इंतज़ाम कराया, डॉक्टरों का इंतज़ाम कराया। जो मूलभूत आवश्यकताएं थी लोगों की, उन चीज़ों को लेकर के अखिलेश यादव ने बहुत बड़े काम किए। हवलदार यादव बताते हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी 2017 में समाजवादी सरकार चली गई। वो बताते हैं कि राजनीति में कभी कभी मेहनत के बावजूद परिणाम मन मुताबिक नहीं आते। 2014 के उस राष्ट्रीय परिदृश्य में जहां बड़ी ताजी राजनीतिक लहर बनी थी, सपा को जिस तरह से चुनौतियां मिली, ये कोई अकेला कारण नहीं था। अलग अलग परिदृश्यों में जातीय ध्रुवीकरण, नफरत और सांप्रदायिक मुद्दों के जरिए वोट बैंक तोड़ा गया और 2014 की राष्ट्रीय राजनीति ने कई राज्यों में परिणाम बदल दिए। उत्तर प्रदेश में भी 2017 की हार के पीछे संदेशों का संचार, प्रचार की कमी और विरोधी रणनीतियों का असर रहा। 2017 के बाद 2019 के गठबंधनों और 2022 के संघर्षों में यह स्पष्ट हुआ कि केवल विकास के आंकड़े व्यक्ति तक पहुंचना आवश्यक नहीं है, काम जनता तक पहुंचाना और उसे सटीक संदेश देना भी उतना ही जरूरी है। कई बार काम होते हुए भी उसका प्रचार प्रसार और जनसंचार कमजोर पड़ जाने से लाभ नहीं मिल पाता। साथ ही प्रशासनिक प्रक्रियाओं, वोटर लिस्ट में विसंगतियों और मतदाता सूची से जुड़े मामलों ने भी चुनाव परिणाम पर असर डाला था। हवलदार यादव बताते हैं कि वक्त बदला और प्रदेश भर में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार से त्रस्त विपक्षी दल एकजुट हुए और इंडिया गठबंधन बना। इस चुनावी समर में अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया। ये पीडीए का नारा इतना सफल हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की चूलें हिल गई। सपा ने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए भाजपा को बैसाखी पर ला दिया, वरना दावा तो 400 पार का किया जा रहा था। और यही पीडीए आने वाले 2027 के चुनाव में एक नया इतिहास लिखेगा और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार बनेगी। ये कहना है हवलदार यादव का, लेकिन साथ साथ वो चेताते भी हैं और कहते हैं कि ऐसा तभी होगा जब हम लोगों के बीच जाएं, उनकी समस्याओं को समझें और उनके समाधान के लिए हम ठोस कदम उठाएं।
वोटर लिस्ट और प्रशासनिक मामलों में निगरानी करें, मतदाता सूची, नाम कटाव और अन्य प्रक्रियात्मक अनियमितताओं की लगातार निगरानी करनी होगी और तभी लोकतंत्र की हिफाजत होगी। काम तो अखिलेश यादव ने किया, लेकिन पार्टी के लोग केवल अखिलेश यादव के काम को बता नहीं पाए जनता के बीच में, वहाँ से जनता के पास जा नहीं पाए, जिसके कारण 2017 का चुनाव हम हार गए। फिर इसके बाद परिस्थितियाँ बदली। फिर 19 में उन्होंने जो गठबंधन किया वो आपके सामने था। बहन जी को आप जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि ये तो लड़ाई बड़ी नज़दीक की हो गई और उस समय जो गठबंधन हुआ बहुत देर हो चुकी थी कैंडिडेट तय करने में, प्लस लोगों को मिक्सअप होने में। वह देर होने के कारण वह चुनाव हम लोगों को सफलता मिलनी चाहिए थी उतना नहीं मिल पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये आकलन हो गया था कि अगर हम लोग इन लोगों को तोड़ेंगे नहीं, अलग नहीं करेंगे, तो यह 2022 में हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने बहन जी को पुनः दबाव दे करके इस गठबंधन को तोड़वाने का काम किया। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद दूंगा माननीय अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर के जनता में एक माहौल बनाया कि अगली सरकार 2022 में अखिलेश यादव की सरकार होगी और जनता ने विश्वास भी व्यक्त किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में जिसकी सरकार थी वो अपने सरकार के माध्यम से वोटर लिस्ट में बेईमानी करने का काम किया। वोटर लिस्ट में तमाम ऐसे नाम काटे गए जो लोग गांव पे थे, उसके पहले 19 में वोट दे चुके थे, उसके पहले 17 में वोट दे चुके थे, लेकिन उनका नाम काट दिया गया। आप जब लोग वोट देने गए, वोटर लिस्ट में नाम था और वहाँ पर यह देखा गया कि वोटर लिस्ट में जो पोलिंग पार्टी के पास लिस्ट थे उसमें डिलीटेड लिखा था। डिलीटेड वो था। तमाम ऐसे वोट एक बूथों से 50 से लेके 100, 150, 200 वोट जो है काट दिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी की जो 2022 में सरकार बनी वह बेईमानी की सरकार थी, वोटों की चोरी की सरकार बन गई। और फिर इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए हमको सबको एकजुट होना पड़ेगा और उनकी पहल पर पूरे देश में इंडिया गठबंधन बना और उसमें हम लोगों को सफलता भी मिली। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि स्टेट में इनकी सत्ता थी, अधिकारियों के माध्यम से तमाम वोटों को उन्होंने कटवाने का काम किया। तो मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी बड़ी बेईमानी करने का काम किया, उस पे उसको यहाँ सफलता मिली। नहीं तो अगर बेईमानी न की होती तो 2024 के चुनाव में उसको 2, 4, 10 सीटें मिलना मुश्किल हो जाता। ये स्थिति थी, जनता उनको नहीं चाहती थी। ये अखिलेश यादव का व्यक्तित्व था, कृतित्व था। अखिलेश यादव ने जो जनता का विश्वास जीता है। पीडीए एक सामाजिक न्याय की अवधारणा है और उस अवधारणा के पीछे सदियों से संघर्ष चला आ रहा है। हम धन्यवाद देंगे अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को, कि जिन्होंने जो हमारे बुज़ुर्गों ने लड़ाई लड़ा है, हमारे महानायकों ने लड़ाई लड़ा है, तमाम लोगों ने संघर्ष किया है, उसकी परिणति के रूप में अखिलेश यादव जी ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया है, निश्चित तौर पर उसमें कामयाबी मिलेगी। आने वाले 2027 के चुनाव में पूरा पीडीए एकजुट हो करके जोगी की सरकार को उखाड़ फेंकेगा और अखिलेश यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार बैठा है। क्योंकि आज जो परिस्थितियां हैं प्रदेश में, दमन, अत्याचार, उत्पीड़न, दलितों पिछड़ों की हत्याएं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार, तमाम इस तरह के सामंती प्रवृत्ति के लोग आज जिस तरह से जनता के साथ पेश आ रहे हैं, मालूम ये पड़ता है कि ये पहले का जमींदारों का राज आज
आ गया है। इन परिस्थितियों में जो पीडीए के लोग हैं, जिस नेतृत्व की बात अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, उस पीडीए के लोग 2027 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं, दृढ़ संकल्पित हैं। हवलदार यादव कहते हैं कि ये कहानी केवल मेरी नहीं, बल्कि यह उन अनेक गांवों, उन मजदूरों, उन बेटियों, उन परिवारों की कहानी है जिनके दर्द और आशाओं ने मुझे बनाया है। मैं अपने जीवन की हर उस चोट और हर उस जीत को नेताजी के आदर्शों और अखिलेश के विकास वादों को साथ लेकर चलता हूं। वो कहते हैं कि राजनीति केवल जीत हार नहीं, ये जनसेवा है। जो नेता जनता की जरूरतों के लिए दिन रात काम करे, वही सच्चा नेता कहलाएगा। नेताजी ने हमें यही सिखाया है और मैं उसी राह पर चलने की कोशिश करता रहूंगा।